अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली आबिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला आपका। इस प्रोग्राम की रेगुलर होस्ट आसमा शिराजी साहिबा चूंकि तातीलात पर हैं, इसलिए आज इस प्रोग्राम को कंडक्ट मैं करूंगा। तो हम ज़िमनी इलेक्शन की बात करेंगे जिसके नताइज खासे हैरान कुन आ रहे हैं और तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इमरान खान की खाली हुई 4 में से 2 सीटों पर अपोजिशन ने कामयाबी हासिल कर ली है और जिसके बाइस तहरीक इंसाफ को ज़िमनी इलेक्शन में मतलूबा हदफ से कम सीटें मिली हैं। तो अब सवाल यह पैदा हो रहा है कि क्या तहरीक इंसाफ के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है या फिर ज़िमनी इलेक्शन नून के लिए ताज़ा हवा का झोंका साबित होगा। बहरहाल शोला बया मुकर्रर साद रफीक फिर कौमी असम्बली के रुकन बन चुके हैं और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को भी इस ज़िमनी मार्के में फतह मिली है। लेकिन यह वाज़ेह रहे कि हुकूमत की नशिस्तों में इजाफा हुआ है, तो क्या हुकूमत वक्त यानी कि पीटीआई को अब MQM की जरूरत है और क्या पीटीआई ये इत्तेहाद बरकरार रखेगी। और जब कराची की हम बात करेंगे तो पाक सरजमीन पार्टी का भी जिक्र हम जरूर करेंगे, जिसका वजीर आला क्या आएगा। उसके तो उम्मीदवार की इस ज़िमनी इलेक्शन में जमानत जब्त हो गई है। तो इन तमाम बात पर बात करेंगे। कराची स्टूडियोज में हमें ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ कराची रफ़त सईद, सीनियर तज़कियाकार हमें ज्वाइन करेंगे राना मुबशिर साहब टेलीफोन लाइन पर, और उसके थोड़ी देर बाद ही नून लीग के इंतहाई अहम रहनुमा है राना सनाउल्लाह भी हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे भी जानेंगे कि इन इंतखाबी नताइज के बाद अब नून लीग की हिकमत अमली क्या होगी। तो सबसे पहले रफ़ा साहब आपकी तरफ आऊँगा, ये जो ज़िमनी इलेक्शन के नताइज आए हैं, एक्सपेक्टेशन यही थी या ज़रा हटके आए? देखें, इसकी तवक्को तो बहुत की जा रही थी अली आबिद। बात है कि जिस तरह से पे दर पे बहरान आए इन 50-60 दिनों में, तो उसके बाद बात इसी तरह की हो रही थी कि नताइज इसी तरह के आएंगे। फिर अच्छा। जो चीज़ें ये एक तासुर भी बहुत नुमायाँ हो रहा है कि जिन चीज़ों के लिए बहुत दावा किया गया था वो भी नहीं हो सकी। और बहरहाल 4-4 नशिस्तें दोनों में तकसीम हुई हैं। जो मुस्लिम लीग नून है उसने भी 4 नशिस्तें हासिल की हैं और तहरीक इंसाफ ने भी हासिल की हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि MQM जो है वो हुकूमत की इत्तेहादी है और उसका मुकाबला भी है। आलमगीर के साथ मुकाबला था, आलमगीर खान जो हैं उनका मुकाबला था MQM के आमिर वली चिश्ती से, और इत्तेहादी भी हैं, एक दूसरे पे हमले भी कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। फिर अब जो डॉक्टर आरिफ अलवी की नशिस्त है वहाँ पर भी MQM ने अपना उम्मीदवार रखा है। तो ये पता नहीं किस किस्म का इत्तेहाद है। बात है एक ज़रूरत का इत्तेहाद है। लेकिन अब रफ़ा साहब पहले तो ज़रूरत थी ना PTI को, अब तो PTI को ज़रूरत भी नहीं रही, क्योंकि इस ज़िमनी इंतखाबी मार्के के बाद MQM की फिलहाल जरूरत नहीं रही। अब अगर नंबर फिगर्स देखे जाएं तो देखिए, अभी फौरी तौर से तो MQM को अपने आप से जुदा तहरीक इंसाफ नहीं करेगी, क्योंकि कराची का मामला बहुत मुख्तलिफ नौइयत का है। क्योंकि अगर वो कराची से MQM के लोगों को अलहदा करते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी के पास जाने का और फिर और मुश्किलात खड़ी होने का मामला है। फिलहाल जो इमरान खान ने कराची शहर के हवाले से दावा किया है, कराची शहर में जो तरक्याती कामों के हवाले से उन्होंने बात की है, तो अब देखना यह है कि क्या वो उस पर किस हद तक अमल दरामद करते हैं, किस हद तक वो उस पर पूरा उतरते हैं। और फिर इसमें MQM का जो दाखिली इंतशार है वो भी एक बड़ी वजह है। MQM के अंदरून खाना खासा इख्तलाफ है। डॉक्टर फारूक सत्तार और जो फैसल सजवारी का मामला है वो भी आपने डिस्कस सुना होगा। बहुत सारी बातें ज़बान ज़दे आम है। तो बहरहाल MQM खुद अपने दाखिली इंतशार की वजह से नीचे की तरफ आई है। चलें देखते हैं कि मुस्तकबिल MQM को क्या होता है, और PSP की भी यकीनन बात करेंगे। इस वक्त राना मुबशिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, जरा आपका तज़किया इन्वर्टेड कॉमर्स में क्या कहता है? इमरान खान साहब ने 4 हल्के छोड़े थे, 2 PTI बचा पाई, 2 लूज कर दिए। देखिए, एक चीज तो बिल्कुल यहाँ होगी कि जो इलेक्शंस हैं हमेशा, जो बाई इलेक्शन जो है वो हमेशा होते हैं गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो इलेक्शन ज्यादा सीटें निकालती है। हमेशा ऐसे ही हुआ है। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसने इलेक्शन में सीटें लूज की हैं। सो एक चीज तो बिल्कुल मेरे ख्याल में ऑब्वियस हो गई कि कोई धांधली नहीं हुई। और जो एक बड़े पिछले को तकरीबन, अच्छा, ये ऑब्वियस किसमें बाद में धांधली नहीं हुई या जनरल इलेक्शन में? मतलब दोनों भी कह सकते हैं फिर। अच्छा। इस तरह तो, लेकिन एनीवेज फिलहाल तो आप जनाब मुस्लिम लीग नून वाले खुश हैं, तो जनाब धांधली नहीं हुई, क्योंकि इल्जामात नहीं लग रहे। जो पुराने इल्जामात की जो वो शोर मचा रहे थे वो भी मेरे ख्याल में कुछ अरसे तक फिजल आउट हो जाएंगी चीजें। सो 3 सीटें अगर लूज भी कर लेते हैं और PTI वाले, और उसकी जगह 2 इंडिपेंडेंट्स आ गए हैं, तो इंडिपेंडेंट्स हो सकता है कल जाके फिर PTI को मिल लें। तो कोई ऐसी मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़ी कोई शिकस्त कोई नहीं हुई PTI को। लेकिन देन अगेन एक परसेप्शन बन गया है कि जनाब बाय इलेक्शन में जो हमेशा ये होता है
कि जनाब सिटिंग गवर्नमेंट इलेक्शन जीतती है, वो परसेप्शन पहली दफा मेरे ख्याल में डिफ्यूज हुआ है और वो अल्टीमेटली इट गोज इन द फेवर ऑफ पीटीआई, इमरान खान की हुकूमत की फेवर में ही जा रहा है। लेकिन राना साहब ऐसा क्या हुआ, तहरीक इंसाफ ने वो 2 सीटें लूज की जिस पर इमरान खान ने कॉन्टेस्ट किया था 25 जुलाई को 2018 को जो जनरल इलेक्शन हुए थे? क्या उम्मीदवार तगड़े नहीं थे, इलेक्शन कैंपेन अच्छी नहीं चलाई, या फिर ये जो 55 और 60 दिन की कारकर्दगी है इसके रिपरकशंस में ये फैसला सामने आया अवाम का? मेरे ख्याल में 55-60 दिन की जो डिलीवरी है उसमें कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अच्छा। लेकिन जहाँ पे भी आप देखें, जहाँ पे इमरान खान खुद खड़े हुए थे वहाँ पे तो चले उनको वोटें पड़ी सही, उनकी रिप्लेसमेंट जहाँ पे आई वो उससे पाए का बंदा तो कोई भी नहीं बना ना उस पाए का कोई कैंडिडेट बन सकता है। सो वो इसी तरह उन्होंने लूज किया। इट्स वेरी सिंपल। वहाँ पे इमरान खान ने सारी सीटें मुख्तलिफ जगहों पे अपनी उन्होंने एंगेज करके रखी हुई थी। सही। और वहाँ पे जो कैंडिडेट जाएगा वो तो उस कैलिबर का, या यानी कि उस हाउ टू लाइक पुट इट, उस उतना बड़ा कैंडिडेट तो नहीं हो सकता ना जितना इमरान खान का नाम है। ठीक। तो वो दैट डज मेक अ इम्पैक्ट। लेकिन ये जो है ना कि जनाब ये शुरू के जो दिन है उसकी वजह से कोई चेंजेस आ गई, मेरा नहीं ख्याल है। सही बात है। रफत आप क्या कहेंगे? राना साहब जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये जो 55-60 दिन की कारकर्दगी है इससे ये इंतखाबी नताइज नहीं आए हैं। एक बात तो इन्होंने बिल्कुल सही कही कि इमरान के पाए का कोई लीडर नहीं है। इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ में सिवाय इमरान खान के कोई लीडर नहीं है। फिर इससे ये भी तासुर उभरता है। अच्छा। फिर ये शख्सियत परस्ती की सियासत है। इसका मतलब है पार्टी जो है वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती उस तरीके से कि अगर इमरान खान सामने से हट गए, वो वजीर आजम है, तो उनकी पार्टी डिलीवर नहीं कर सकी। फिर ये तासुर भी बहुत नुमाया होता है। फिर यह है कि मौरूसी सियासत की एक बात होती थी। मेरे ख्याल में हम माजी के हुक्मरानों पर ये इल्ज़ामात आयद करते थे और किसी हद तक वो बातें ठीक भी थी, लेकिन अब इस मरतबा जो एक शफाफ सियासत को लेकर इमरान खान साहब आगे आए थे, भरी पड़ी है मौरूसी सियासत से। अच्छा। अगर हम शेख रशीद से शुरू करें, अमीन अली गंडापुर से शुरू करें, मोनी सिलाई कहें, चौधरी शुजात कहें, मौलाना फजलुर रहमान कहें, गुलाम सरवर खान कहें, असद कैसर कहें, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का भतीजा, तो मौरूसी सियासत को इमरान खान ने भी नहीं छोड़ा। इसका मतलब है कि उसके बगैर वो भी नहीं चल सकते। वो सारे मौरूसी सियासत की बात ना करें ना, IMF को भी नहीं छोड़ा, फिर नर्ख बढ़ाने में भी नहीं छोड़ा, पेट्रोल के नर्ख हो गए या फिर गैस के नर्ख हो गए। अली आबिद उनकी ईमानदारी, उनकी तमाम चीजें अपनी जगह पर हैं, वो मुखलिस हैं, ये बात अपनी जगह पर है। लेकिन वो तमाम चीजें वही फॉलो कर रहे हैं जो माजी के हुक्मरान किया करते थे, और आने वाले दिनों में भी यही चीजें होंगी। राना साहब, आने वाले दिनों में भी यही चीजें होंगी रहे, इस बात से आप एग्री करेंगे? और ये भी बताइएगा, नून लीग ने ये जो NA 131 स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं, ख्वाजा साद रफीक जो जीत गए हैं, पहले इमरान खान जीते थे, अब 10,000 से जायद मार्जिन से जीते हैं ख्वाजा साद रफीक, ये ताज़ा हवा का झोंका साबित होगा नून लीग के लिए, या फिर प्लस पॉइंट्स आगे जाके हम देखते रहेंगे नून लीग के लिए साबित होते रहेंगे? दो चीजें आपने पूछी हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में भी ऐसे ही होगा जैसे अभी चल रहा है। मेरा नहीं ख्याल आइंदा आने वाले दिनों में ऐसा ही चलेगा। इसके रीजन है क्योंकि देखें 7 और 8 महीने जो आखिरी थे, 7 से 8 महीने जो पिछली हुकूमत के आखिरी थे, उनमें जो डिसीजन लिए गए थे वो सिर्फ इसलिए लिए गए थे, उसमें कोई नेशनल इंटरेस्ट नहीं था। वो डिसीजन इसलिए लिए गए थे कि जनाब आइंदा हुकूमत जो है, उनको पता था मुस्लिम लीग नून को उनकी हुकूमत आइंदा नहीं बनती। सो उन्होंने जनाब इस तरह की ऐसे डिसीजन लिए थे, ऐसे इकदाम लिए थे। उसमें से एक जो इशू है वो आप देख लें, डेवलपमेंट फंड्स का है। सो वो आप उन लोगों ने इस किस्म के लातादाद किस्म के एक लिए थे उन्होंने डिसीजन, और वो इसलिए लिए थे कि जो भी हुकूमत आके बैठेगी उसको 1-1.5 साल समझ ही ना आए कि उसके साथ हुआ क्या। अच्छा। तो वो उसको कहते हैं जल्जले के झटके हैं जो उन्होंने तैयार करके रखे हुए थे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने आखिरी 6-8 माह। अच्छा, आप ये कह रहे हैं नून लीग वालों ने जल्जले के झटके आने वाली हुकूमत के लिए तैयार कर रखे थे। अब नून लीग के ही सीनियर रहनुमा है राना सनाउल्लाह साहब, पंजाब भी रह चुके हैं, नून लीग के इंतहाई अहम तरीन रहनुमा तस्वुर किए जाते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो आपको मुबारकबाद के लाहौर का कम से कम ज़िमनी इंतखाबी मार्का पूरा का पूरा नून लीग ने जीता है। ये कुछ बताएंगे कैसे पॉसिबल हुआ? आप लोगों ने इंतखाबी कैंपेन जानदार की या फिर PTI की गलतियां थी, मुखालिफ उम्मीदवार अच्छा नहीं था, क्या वजह थी? बहुत शुक्रिया आपका, मुबारकबाद का। मैं पहले इस बात का जवाब दे दूं, जो बात यहाँ पे हो रही थी
कि जी ये कोई पहली हुकूमत ने जो है वो झटके जो है वो तैयार किए हुए थे मौजूदा जो हुकूमत आई है उनके लिए। तो मैं इस हिस्से में ये अर्ज कर दूं कि ये जो झटके इस वक्त आ रहे हैं या इस वक्त जो इक्तिसादी सूरत हाल जो खराब है, अच्छा, या मुल्क जो मुश्किलात में है, वो भी मौजूदा हुक्मरान जो टोला है, इस टोले की बदअमालियों, इनकी मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों की वजह से है। इस टोले ने पिछले 4 साल 2014 से ऑनवर्ड जो है, इन्होंने हर कोशिश की कि मुल्क जो है इसको किसी न किसी हादसे से दो चार किया जाए, इस मुल्क में इंतशार पैदा किया जाए, इस मुल्क में जो है वो किसी न किसी तरह से अफरा तफरी पैदा की जाए। और ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है जिसमें आपके इल्म में है कि धरने हैं, अंपायर की उंगली है, फिर उसके बाद लॉकडाउन है, लॉन्ग मार्च है। यानी इन्होंने हर हरबा अपनाया कि मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार हो, ठीक, और मुल्क की इकोनॉमी जो है वो बैठ जाए और मुल्क किसी हादसे से दो चार हो। ठीक है, ये BMLN की गवर्नमेंट की अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ की हिम्मत थी कि हमने इसको संभाले रखा। और लोग राना साहब नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया है और आप कह रहे हैं कि उन्होंने संभाले रखा, आज उन्होंने चुपका रोजा तोड़ा, को भी जो है वो कम किया। ठीक है राना साहब, आज मियां नवाज शरीफ ने चुपका रोजा तोड़ा है और कहा है कि अवाम का शुक्रिया अदा किया है, कहा है कि हमें अवाम ने जो है इस काबिल समझा, एक बार फिर जो है वो मुंतखब किया। तो आने वाले दिनों में मियां साहब अब मीडिया के सामने आएंगे, क्योंकि काफी अरसे से हम देख रहे थे वो मीडिया से बहुत ज्यादा कट रहे थे। नहीं, देखे मियां साहब ने ये इससे पहले भी उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि वो ये मुनासिब नहीं समझते कि उनके घर में जो है वो सोग हो और वो जो है वो सियासी नारे इमारतें करें। उन्होंने चेहलम तक इस चीज को ऑब्जर्व करने का जो फैसला किया वो बिल्कुल हमारी रवायात के मुताबिक है और ये मुनासिब भी है। अभी ये अलग बात है कि हम इन चीज़ों को जो है वो जब तबसरा करने लगते हैं या जब कोई मुखालफ गुफ्तगू करने लगता है तो फिर इन चीज़ों का कोई एहसास भी करता, हालांकि इन चीज़ों का जो है वो एहसास होना चाहिए। सही है। देखिए अब आ जाए आप इलेक्शन के रिजल्ट पे। अच्छा, वो मेरे भाई ये जिन कुव्वतों की इनको हमायत हासिल थी, ये जाली मैंडेट है इनके पास। ये को 115 सीटें जो जनरल इन्होंने जीती थी, ये को इन्होंने जीती थी। उनमें से 80 के करीब सीटें जो हैं वो तो इनको खलाई सपोर्ट जो मिली थी उसकी वजह से जीते हैं। इस मरतबा वो थोड़ी सी सपोर्ट जो है वो कम हुई है तो ये फारग हो गए। इनके अपने पल्ले तो कुछ भी नहीं है। ये अवामी मैंडेट या अवामी वोट के जरिए से बरसेकदारी है। ये जाली और खलाई मैंडेट की वजह से जो है वो चले आपका शुरू में भी ये इल्जाम था नून लीग वालों का, अब भी आप यही इल्जाम आयद कर रहे हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट जाली मैंडेट के जरिए आई। अब जरा ये बताइएगा ना, आप लोगों को ये जो कामयाबी मिली है ये फिर ताजा हवा का झोंका ही साबित होगी या फिर इसको सस्टेन करेंगे आगे? अगर मजीद ज़िमनी इलेक्शन होते हैं मजीद कामयाबी मिलने के इम्कान है आपको? देखिए उसमें ये है कि जो महकमा ज़राअत की कार्रवाइयाँ थी ना 25 जुलाई के इलेक्शन से पहले, ठीक, वो महकमा ज़राअत ने भी समझा कि आप हल्के थोड़े हैं, अगर इस किस्म की कार्रवाई की तो एक्सपोज हो जाएंगी। तो महकमा ज़राअत जो है ना वो इस मरतबा जो है ना वो थोड़ा उसने अपने आप को रहना किया। सही है। पीटीआई जो है ये फारग हो गई। पीटीआई के पल्ले कुछ नहीं है। ये चलें ठीक है, नून लीग का मौक़िफ़ आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। राना साहब आपने यकीनन राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू होगी, इस पर तो बात अब हो चुकी है, बहुत सारी हो चुकी हैं। अब जरा ये भी बताइएगा, अगर मैं कराची की स्पेसिफिक बात करूं, कराची का ये जो इंतखाबी मार्का हुआ है, वोटर टर्नआउट इंतहाई कम रहा। गो के पीटीआई अपनी नशिस्त बचाने में कामयाब रही, लेकिन अवाम जो है वो इससे बहुत ज्यादा लाताल्लुक रहे। 30% से भी कम इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि टर्नआउट रहा है। बाई इलेक्शन में वैसे भी टर्नआउट इतना ज्यादा नहीं होता जी, लेकिन कराची में फिर भी 35 से 40% रहता है। ठीक है, लेकिन देन अगेन यू नो मेरे ख्याल में इतना कोई जिस तरीके से आई वुड से कि जो नजर आता था ना, कंसर्न नजर आता था कि हाउ शुड आई पुट इट, जैसे नून का एक कंसर्न नजर आता था, मुस्लिम लीग नून का एक इन रहना चाहती थी मुस्लिम लीग नून, और हर तरीके से
उसमें जिस तरीके से इलेक्शन लड़ा जाता है उस तरीके से लड़ने की कोशिश कर रही थी मुस्लिम लीग नून लाहौर शहर के अंदर। सिर्फ लाहौर शहर के अंदर की अगर मैं बात करूं तो उस तरीके से वो कंसर्न पीटीआई में नजर नहीं आया, वो लैक किया। अच्छा। लेकिन हर मुमकिन कोशिश की मुस्लिम लीग नून ने कि लाहौर शहर की कम से कम सीटें जो है उसको हर तरीके से जितनी भी कोशिश की जा सकती है उसको जनाब छोड़े ना, वो उनके हाथ से ना निकले। और दैट वाज अ कंसर्न जो लोग भी देखते हैं ना जी, लोग देखते हैं कि एक साइकी है, नॉर्मल साइकी है वोटर की कि जनाब जो इलेक्शन लड़ रहा है बंदा या जो जमात इलेक्शन लड़ रही है वो कितना अपने वो भी कितना सीरियसली ले रही है। सही। तो वो जो सीरियसनेस थी जो मुस्लिम लीग नून में नजर आई लाहौर शहर तक, वो तो वो चीज वो सीरियसनेस एज सच नजर नहीं आई पीटीआई की लोगों के अंदर या कैंडिडेट्स के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे। इस्लामाबाद में जरूर नजर आई वो चीज, वो सीरियसनेस पीटीआई के अंदर या पीटीआई के कैंडिडेट्स के अंदर, लेकिन वो सीरियसनेस कराची में। अच्छा, आप कह रहे हैं कराची में आपको सीरियसनेस नजर नहीं आई। रफत, आप इस बात को सेकंड करेंगे? राना साहब जैसे कह रहे हैं कि उस तरीके से कैंपेन पीटीआई ने नहीं चलाई या फिर एमक्यूएम ने नहीं चलाई जिस तरीके से नून लीग ने जिमनी इलेक्शन में पंजाब में चलाई। देखें, मैं बिल्कुल कतई इनकी बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। अच्छा। क्योंकि कराची में भरपूर तरीके से तहरीक इंसाफ ने अपनी मुहिम चलाई है, एमक्यूएम ने भरपूर तरीके से चलाई है, और कंपेन अगर देखा जाए तो पीएसपी की कंपेन भी बहुत अच्छी थी और बहुत शानदार लगी, बज़ाहिर ये लगती थी जिस तरीके से, और ऐसा लगता था वो रन में बहुत अच्छा मुकाबला करेंगे। वो देखिए, वो एक अलग बात है। मैं आपने बात की थी कि किस तरीके से और तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से अपनी कंपेन चलाई है, उन्होंने जो एक हल्का था NA 243 उसमें हर जगह उन्होंने जलसे भी किए, रैलियां भी निकाली, जो एक तरीक़ेकार इंतखाबात का होता है, डोर टू डोर लोगों से राब्ते भी किए। तो फिर ये हम कैसे कह सकते हैं कि वो सीरियसनेस नहीं थी? हाँ, कराची से बाहर ये आप कह सकते हैं, लेकिन कराची के अंदर ऐसा नहीं था। फिर इसमें एक पीपल्स पार्टी की नशिस्त भी है जो कि पीएसपी जो सूबाई असम्बली की है, वो भरपूर तरीके से पीपल्स पार्टी ने कंपेन चलाई और भरपूर तरीके से वो सीट हासिल की। वो थी ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, लेकिन इस सीट को आलमगीर, अब एक हैरानगी और है इसमें, जो कि मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कोई वोट इधर से पड़ गए या उधर से पड़ गए, जो जितने भी वोट पड़े हैं ये बड़े हैरानकुन वोट हैं आलमगीर खान को जो मिले हैं। अच्छा। जो कि आप देखें, मैंने खुद उस इलाके के पोलिंग स्टेशन पे जाकर देखा, बहुत सारे पोलिंग स्टेशन पे गया, 10 से 15 मिनट में कोई एक वोटर वोट डालने के लिए आता था। तो फिर ये सारे वोट कहाँ से, ये 35-40 हज़ार वोट ये, और टोटल मिलाकर सबके मिलाए तो 50-60 हज़ार। तो ये एक समझ से बाहर है। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद इसका भी जवाब मेरे पास आए या राना साहब दे सकें, क्योंकि वो वेल इन्फॉर्म है। मैं राना साहब मैं जवाब देना चाहूंगा। राना साहब ने रफत, मैं रिफत साहब को बिल्कुल जवाब देना चाहूंगा। देखिए, अगर कोई कैंडिडेट अगर इन होगा और सीरियसली लेगा तो वो अपना वोटर बाहर निकालेगा। तो वो अपना वोटर अगर बाहर नहीं निकाल सका, और आप खुद कह रहे हैं कि जनाब 10-10, 15-15 आदमी आते रहे हैं, तो फिर सीरियसनेस कहाँ से हुई? सीरियसनेस तो कोई नहीं थी। फिर मेरे ख्याल में इमरान खान ने यहाँ विजिट नहीं किया। अगर इमरान खान विजिट कर लेते तो शायद निकल आते। इसका मतलब राना साहब आप दोनों शॉर्टली जरा आप दोनों राना साहब को सुने, राना साहब क्या कहते हैं? नहीं निकाल सके कैंडिडेट, तो दैट मींस सीरियसनेस नहीं थी। तो सीरियसनेस, इसका मतलब उस पार्टी को सीरियस नहीं ले रहा है, फिर इसका मतलब यही हुआ जो मेरी आप वही बात इंडोर्स कर रहे हैं। चले, आपकी राय है। बाल मैं जो देख रहा था उस हल्के से मैं रोजाना गुजरता हूँ, मैं रहता ही उसी हल्के में हूँ। चले, तो मुझे ब्रेक पर जाना है, काइंडली कर दें। पीएसपी का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं आप? मेरे से पूछ रहे हैं? जी, आप पहले बता दें। अच्छा, नहीं आप रिफत से पूछ रहे हैं? नहीं, आप बता दें पीएसपी का फ्यूचर कैसा देख रहे हैं? जमानत भी जब्त हो गई अब तो। पीएसपी का फ्यूचर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा जी। लेकिन इसमें मैं एक इजाफा करूंगा राना साहब, शायद आपको याद हो 2018 के इंतखाबात में आपने पीएसपी का मुस्तकबिल बहुत शानदार भी बताया था। अच्छा, बिल्कुल बताया था जी, बिल्कुल बताया था। उस वक्त जो हालात थे और जिस तरीके से चल रहा था, देयर आर सर्टेन थिंग्स, जो भी जमात जो होती है उसके अंदर जो जिस तरीके से वो चलती है, उसको पहला इलेक्शन दिखाया जाता है। वो मुस्तफा कमाल साहब ने भी दिखाया था कि जनाब वो सारा स्वीप कर देंगे। वक्त के हिसाब से, रफत, वक्त के हिसाब से थोड़ा तस्वीर भी चेंज होता है। राना साहब, आप बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। उस वक्त के जो हालात थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उस वक्त के हालात से उनकी स्टैंडिंग बनती थी।
लेकिन उसके बाद उनके अंदरूनी जो मसाइल है वो रिफत साहब को भी पता है, मुझे भी पता है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया राना साहब, फिर किसी दिन इस पर मजीद जो है वो गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक लेना है, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका भी बहुत शुक्रिया। रफत, आप भी हमारे साथ मौजूद रहे, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात होगी क्रिकेट की। पीसीबी इस वक्त सख्त मुश्किल का शिकार हो गया है क्योंकि कप्तान एक तरफ है, कोच दूसरी तरफ है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। पीसीबी अब खामोश है, इस पर बात करेंगे, तज़किया हासिल करेंगे। साबिक कप्तान मोइन खान में ज्वाइन करेंगे और क्रिकेट एक्सपर्ट सुहेब अलवी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब एक और अहम मौजू पर बात करते हैं और यह है पाकिस्तान क्रिकेट में सामने आने वाले तनाज़े से। टीम के हेड कोच मिकी आर्थर ने इल्जाम आयद किया है कि कप्तान सरफराज अहमद ने उनके मशवरे नजरअंदाज किए और सीनियर खिलाड़ियों की बात मानी, जबकि सरफराज अहमद कहते हैं कि कोच मिकी आर्थर से उनका कोई इख्तिलाफ नहीं है, अब जो हो गया है सो हो गया है, अब आगे की जानिब देखना चाहिए। बहरहाल ये एक सूरत हाल जो है वो डेवलप हुई है, पीसीबी ताहाल इस पर खामोश है, इस पर हम बात करेंगे, तज़किया हासिल करेंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट सुहेब अलवी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और साथ साथ साबिक कप्तान मोइन खान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मोइन भाई, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा, ये जो इख्तिलाफ सामने आया है खासतौर पर एशिया कप में जो कारकर्दगी खराब रही पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, उसके बाद ही हमने देखा है कि मिकी आर्थर और सरफराज के दरमियान थोड़ी चपकली शुरू हुई है। वजह क्या है? टीम इंतजामिया ने रोल अच्छा अदा नहीं किया, बोर्ड ने रोल अच्छा नहीं प्ले किया, क्या वजह थी? आई थिंक सबसे पहले तो ये एक्शन इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैनेजर का बनता है। अगर इस तरह की स्टेटमेंट आई है मीडिया के अंदर, जो कि नहीं आनी चाहिए, नॉर्मली एथिक्स के खिलाफ होता है। जब भी आप ऑफिशियल असाइनमेंट होते तो अपने कोलीग्स के बारे में इस तरह बात नहीं करते कभी भी। जिस तरह भी जो भी चीज हुई है, आई थिंक कप्तान की तजलील हुई है। अगर ये स्टेटमेंट आया है मिकी आर्थर ओन करते इस स्टेटमेंट को, तो उनको सॉरी कहना चाहिए, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को इंटरवीन करना चाहिए, बिकॉज के इससे सरफराज की रिस्पेक्ट में फर्क पड़ेगा और ऐसे ही जाहिर होगा दुनिया को कि शायद सरफराज एक अभी कैप्टन है और सिर्फ कोच के कहने पे या दूसरों के कहने पे चल रहे हैं। मोइन भाई, इसकी एक वजह ये नहीं है कि अगर कभी भी टीम अच्छी कारकर्दगी से अचानक से बुरी कारकर्दगी की तरफ चली जाए, कप्तान को सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है और पिछले 10-12 सालों से ये ज्यादा हो रहा है कि कप्तान की जो अगली तैनाती होती है उस पर एक क्वेश्चन मार्क पीसीबी क्रिएट कर देती है। देखिए, करने चले जाना है, उनका असाइनमेंट जब खत्म होगा। कल ये बात भी प्रोग्राम में हुई कि उन्होंने ये बात वकार यूनुस के साथ की। वकार यूनुस साहब पिछले कोच वही थे और उनको फारिग किया गया था, बज़ाहिर उन्होंने रिजाइन दिया था, लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनकी सर्विसेज अच्छी लगती है वो जरूर कंटिन्यू करते और वो मिकी आर्थर को नहीं लेके आते। और सुना यही जा रहा है कि उन्होंने मिकी आर्थर ने जाके वकार यूनुस से ये बातें की हैं जाके। अच्छा। और वकार यूनुस ने भी मीडिया में नेगेटिव रोल ड्यूरिंग कमेंट्री सरफराज के अगेंस्ट पेश किया, जो कि रिफ्लेक्ट करता है सो एक अच्छी बात नहीं है। शोएब साहब, आप क्या अपना इनपुट देंगे? वकार यूनुस का जो रोल रहा वो भी आपने यकीनन देखा होगा, मिकी आर्थर का बयान भी आपने सुना होगा, सरफराज कह रहे हैं चलो जो हो गया वो हो गया, अब आगे की जानिब देखना चाहिए। इसमें कप्तान का आपको कितना कसूर दिखाई देता है, कोच का कितना कसूर दिखाई देता है? लेकिन सबसे बड़ी बात, पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ापन सरफराज ने दिखाया है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी कह सकता था, लेकिन उसने बल्कि वो कहा जो बड़ों को करना चाहिए कि जो बात हो गई, अब आगे जरूरत नहीं थी। उस वक्त भी क्रिटिसाइज किया था, मैंने भी लिखा था और प्लेयरों ने भी एतराज किया था इस पे। उनको ये आदत है ये कहने की मुंह खोल के अपने अंदर की बात, जैसे मोइन ने बिल्कुल सही कहा और मोइन जान सकता है कि देखें जो रहता है कोच और कप्तान के बीच में वो ड्रेसिंग रूम के अंदर रहना चाहिए, उसके बाद अच्छा सब ओन करना चाहिए। और जब जीतते हैं तो मिकी आर्थर आगे आ जाते हैं और बहुत खुशी का। अच्छा, इसकी एक वजह ये तो नहीं हो सकती कि मोहम्मद हफीज को कोच नहीं लाना चाहते थे, कप्तान सरफराज लेकर आ गए, उन्होंने आके कारकर्दगी दिखा दी? ये तो मिकी आर्थर को ही पता होगा, लेकिन आप सही कह रहे हैं, ये ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। लेकिन यही इसमें छोटापन मिकी आर्थर का ही सामने उठ के आ रहा है और बात ये है कि बोर्ड को इंटरवीन करना चाहिए कि ऐसे ये आपने अहम पॉइंट रेस किया कि बोर्ड जो है उसको इंटरवीन करना चाहिए, लेकिन बोर्ड जो है वो खफकी का इजहार तो कर रहा है लेकिन ताहाल खामोश है। मोइन भाई, बोर्ड क्यों खामोश है? सॉरी मैं पहले कंप्लीट कर लूं। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि बोर्ड को इंटरवीन करना चाहिए तो शायद किया भी हो। बोर्ड मेरा ये अब तक बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल नहीं आया बोर्ड का।
ये नहीं कहना चाहिए, बोर्ड को पब्लिकली नहीं इंटरवीन करना चाहिए, वरना तो और इशू बढ़ेगा, लेकिन क्वाइटली जरूर इंटरवीन करना चाहिए। जी मोइन भाई, आप क्या कहेंगे? जरा काइंडली रिपीट कीजिएगा, मुझे आवाज नहीं आई थी आप दोनों। शोएब साहब ये कह रहे हैं कि बोर्ड को जो है वो इंटरवीन करना चाहिए इस तमाम तर मामले में और पब्लिकली इंटरवीन नहीं करना चाहिए। नहीं, पब्लिकली नहीं करना चाहिए। देखिए, जिस तरह आपने अभी कहा कि सरफराज ने बड़ेपन का मुजाहरा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और जैसे शोएब भाई ने कहा कि ये बड़ेपन का मुजाहरा बड़ा करना चाहिए, तो मेरा ख्याल है सरफराज बड़े हैं और इसी वजह बड़ेपन का उन्होंने मुजाहरा किया। जो बात हो गई वो हो गई, लेकिन मिकी आर्थर अगर ये समझते हैं कि उन्होंने सही बयान दिया है तो मेरा ख्याल है कि बहुत गलत है, और अगर उनको ये नदामत होती है अपने इस बयान पे तो उनको पब्लिकली स्टेटमेंट देना चाहिए और सॉरी कहना चाहिए किसी भी पाकिस्तानी कप्तान की। कम से कम आप प्लेयर तो ठीक है, लेकिन कप्तान की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, इससे बहुत गलत तासुर जाता है। मैंने कल भी कहा था अपने प्रोग्राम में कि चेयरमैन को इंटरवीन करना चाहिए और उसको कन्विंस करना चाहिए मिकी आर्थर को कि वो इस बात की माफी मांगे कप्तान से पब्लिकली। और दूसरी चीज ये जो मैंने ऑब्जर्व की, वो शायद चूंकि ऑस्ट्रेलिया से मैच था पाकिस्तान का, ऑस्ट्रेलिया के साथ इनके ताल्लुकात बहुत खराब रहे, वहां से भी इनके कोई कोचिंग एक्सपीरियंस अच्छे नहीं थे और पाकिस्तान टीम उनको हरा नहीं सकी। तो मेरा ख्याल है वो गुस्सा था, उस गुस्से को वो बर्दाश्त नहीं कर सके, उस प्रेशर को ले नहीं सके, इस वजह से मेरा ख्याल है कि इतनी सिली स्टेटमेंट उन्होंने दी है मीडिया में आके। लेकिन एसओपी तो फॉलो करना होता है ना मोइन भाई? जी, एसओपी तो फॉलो करना होता है ना। मिकी आर्थर कह रहे हैं कि कप्तान ने सीनियर खिलाड़ी को मशवरा माना। मैं तो कह रहा हूँ उसकी माफी देखे, इस बात के ऊपर आप या तो स्ट्रेट अवे फायर करें, इतनी कोई अगर हिम्मत रखता है पीसीबी के अंदर। अच्छा, ये वो एसओपी की खिलाफ वर्जी है, इस पे सीधे सीधे लोग फायर होते हैं, करें या फिर वो पब्लिकली माफी मांगे कप्तान सरफराज से। ठीक है, शोएब साहब आप क्या कहेंगे? मोइन साहब कह रहे हैं कि पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए मिकी आर्थर को और बोर्ड को खड़े होना चाहिए कप्तान के साथ। आई टोटली अग्री। कप्तान से बढ़ के कोई चीज नहीं है, उसने 10 प्लेयरों की रिस्पेक्ट लेना है। उसकी क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी अगर कोच मुड़ के कहेगा कि उसने जो मैंने कहा था वो नहीं किया। एक तो ये वो हाईलाइट कर रहा है कि सारी स्ट्रेटेजी कोच बना रहा है, दूसरी वो ये बात कर रहा है कि कप्तान मेरी बात नहीं सुन रहा है। तो फिर प्लेयर कल को मुड़ के कहेंगे जब आप कोच की बात नहीं सुनते तो हम आपकी बात क्यों सुने। तो ये बिल्कुल सही बनता है और ये हर दफा फायर हुआ है। He's been sacked from Australia, he's been sacked from South Africa। इसका छोटापन है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है इनकी आदत का वो यही रहा है कि प्लेयरों से बना के नहीं रखता है ये। लेकिन कहीं ना कहीं तो बैक सपोर्ट होती है ना शोएब साहब? सॉरी, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ बैक सपोर्ट तो यकीनन होगी मिकी आर्थर को कहीं ना कहीं। देखिए, इसका तो मैं थोड़ा सा आंसर करूं प्लीज, अलाउ मी। हाँ प्लीज। जी बिल्कुल करें। देखिए, सेठी साहब इसको लेके आए थे। सेठी साहब की बहुत ज्यादा कहना चाहिए ट्रस्ट था, सपोर्ट थी, ठीक है। और अब नए चेयरमैन के आने से और एशिया कप में परफॉर्मेंस बुरी होने से फ्रस्ट्रेशन का शिकार लग रहे हैं मुझे। वहाँ टोटली सपोर्ट मिलती थी, यहाँ पे अभी सपोर्ट मिलने का चांस नहीं। तो अपनी प्रेजेंस को जाहिर करते हैं ऐसे लोग जो खुद खेले में नहीं होते इतनी ज्यादा क्रिकेट, और कोई उनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं रहा कि प्रीवियसली उन्होंने के बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल किए। पाकिस्तान लकी रहा है, मैं समझता हूँ कि ये कोच थे उस वक्त, लेकिन पाकिस्तान के लड़कों ने। मोइन खान साहब, आपका मौक़िफ़ भी सामने आ गया, बहुत शुक्रिया। शोएब अलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। शोएब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और जैसे कि नाज़रीन मोइन खान साहब ने भी कहा और शोएब अलवी साहब ने भी कहा कि पीसीबी को हर सूरत अपने कप्तान के साथ खड़ा होना चाहिए और मिकी आर्थर को हर सूरत सरफराज से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। बहरहाल ये इनका मौक़िफ़ था, फैसला आपका है। मुझे दीजिए इजाज़त।